नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल आज आप लोग के समझ एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो है क्रिया शारीर का टॉपिक क्रियाकाल। ये जो टॉपिक है अर्थात क्रियाकाल अपने आप में क्रिया शारीर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि आप लोग प्रश्न पत्र में देखते होंगे, ये अल्टरनेट या कई बार तो रिपीटेड प्रश्न में आता है, रिपीटेड के रूप में आता है। और कहीं ना कहीं हम लोग का ध्यान ये रहता है कि क्रियाकाल को कितने अच्छे से अगर हम लोग कवर कर ले तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा जो टॉपिक होता है अर्थात लॉन्ग में हम लोग का प्रश्न बनता है, ये हम लोग का कवर हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्रियाकाल। क्रियाकाल अपने आप में क्या है? क्रियाकाल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्रियाकाल जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है क्रिया, दूसरा शब्द है काल। क्रिया अपने आप में क्या है? क्रिया का मतलब जो हम लोग अभी निकल के आएगा वो आएगा चिकित्सा। काल का मतलब होता है कि अवसर। क्रिया का मतलब चिकित्सा, काल का मतलब अवसर अर्थात चिकित्सा का अवसर। क्रियाकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिकित्सा का अवसर। तो आइए देखते हैं एक एक शब्द। पहले क्रिया को डिफाइन करेंगे और फिर काल को बताएंगे, फिर कहीं ना कहीं क्रियाकाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। एक्चुअली क्रियाकाल जो है वो कहीं ना कहीं अर्थात चिकित्सा का अवसर है। तो चिकित्सा का अवसर कब मिलेगा? तो हम लोग को पता है कि सामान्यतः जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें चिकित्सा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ध्यान देना होता है कि जिन वजहों से स्वास्थ्य बना हुआ है उन कारणों को पालन करना, अर्थात जिन कारणों से स्वास्थ्य मेंटेन हुआ है उन कारणों को ही फॉलो करना ही वो स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। और चिकित्सा का अवसर कब मिलेगा? जब व्यक्ति स्वास्थ्य के कारणों के विपरीत कहीं न कहीं रोग के कारणों का सेवन करता है, अर्थात जब व्यक्ति रोगी होता है और विरुद्ध आहार विहार का सेवन करता है तब क्या होता है? व्यक्ति को विभिन्न व्याधियाँ होती। जब व्याधि होगी तो क्या करेंगे? तब चिकित्सा करेंगे। तब क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो क्रियाकाल है, क्रियाकाल एक तरह से चिकित्सा करती है, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये क्रियाकाल इंडिकेट करता है कि जो आगे हम लोग देखें क्रियाकाल के 6 भेद हैं। तो 6 भेद का मतलब 6 स्टेजेस हैं। आप क्रियाकाल अर्थात जो ये 6 स्टेजेस बताई गई हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो लगेगा कि रोगों को हम किस स्टेज में हम लोग हमारे पास पेशेंट जो आते हैं किस स्टेज में आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नवीन रोग है, अगर कोई व्यक्ति आया है उसका जो रोग है बिल्कुल नया नया है तो वो रोग आसानी से समाप्त हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक एक स्टेजेस हैं, अर्थात अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग क्रिया बताई गई, अलग अलग चिकित्सा बताई गई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं क्रिया क्या है। क्रिया का मतलब हम लोग समझ देखें चिकित्सा होता है तो अर्थात क्रिया को डिफाइन किया गया। आचार्य चरक ने क्रिया को डिफाइन किया है कि धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्र अस्य प्रयोजनम। तो आचार्य चरक ने प्रथम अध्याय में ही सूत्र स्थान के उन्होंने कह दिया है धातु साम्यम अर्थात धातुओं की साम्यावस्था। धातु साम्य का मतलब क्या होता है? आरोग्य की अवस्था होती है, स्वस्थ की अवस्था होती है। तो क्या कह रहा है? धातु साम्यम क्रिया चोक्ता अर्थात क्रिया अर्थात चिकित्सा क्या है कि जो धातुएं विपरीत हो रही थी, जो विरुद्ध हो गई थी, विषम हो गई थी, उनको क्या करना है? साम्यावस्था में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। जितना उसका अमाउंट है, मात्रा है, उसी मात्रा में पुनः लाना। तो क्या हो गया? व्यक्ति रोगी से स्वस्थ की कंडीशन में आ जाएगा। तो कह रहा धातु साम्यम, धातुओं को साम्य करना, यही क्रिया है। च उक्ता तंत्र, तंत्र का मतलब होता है शास्त्र। तंत्र अस्य अर्थात इस शास्त्र अर्थात चरक संहिता का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, जो एम है, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य है, एम क्या है? धातु साम्यम अर्थात धातुओं को साम्य अवस्था में बनाए रखना, अर्थात व्यक्ति को स्वस्थ की अवस्था में बनाए रखना, व्यक्ति को हेल्दी कंडीशंस में बनाए रखना, ये चरक संहिता का मूल प्रयोजन है। तो यहाँ पर क्रिया अर्थात चिकित्सा को डिफाइन किया गया है। तो देखेंगे अर्थात ये कैसे हो रहा है? अर्थात प्रज्ञापराध एवं काल आक्षेप से विषम हुए दोष। आखिरकार धातु साम्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्रिया हम चिकित्सा कर रहे हैं तो क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कोई न कोई जिन कारणों से रोग हुए हैं उस कारणों का निवारण करना है। तो कह रहा प्रज्ञापराध काल आक्षेप से विषम हुए दोष, अर्थात इन कारणों से क्या हो रहा है? दोष क्या हो रहे हैं? विषम हो गए हैं। दोष धातु मलों को विभिन्न प्रकार की औषधि आहार एवं विहार से साम्यावस्था में लाना ही क्रिया अर्थात चिकित्सा है।
तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिया शब्द को डिफाइन किया। अब देखते हैं कि आचार्य चरक ने ही बोला है कि विकारो धातु वैषम्यम, रोग क्या है और स्वास्थ्य क्या है। तो विकार अर्थात रोग, धातु वैषम्यम अर्थात धातुओं की विषमता क्या है, विकार है। धातुओं की विषमता क्या है, धातु वैषम्यम क्या है, विकार है, रोग है। और साम्यम प्रकृति उच्यते, प्रकृति मतलब होता है आरोग्य, प्रकृति का मीनिंग क्या है, आरोग्य। तो क्या है, साम्य, जो धातुओं की साम्यावस्था ही प्रकृति है अर्थात आरोग्य है, अर्थात स्वस्थ की कंडीशन से। तो यही बात उन्होंने पहले दोबारा रिपीट कर दिया, या आचार्य चरक ने बोला है। तो आइए देखते हैं सुश्रुत ने भी कुछ इसी तरह से बातें रखी है, कहीं ना कहीं स्वस्थ और किस तरह से चिकित्सा की जानी चाहिए। तो देखेंगे इन्होंने चिकित्सा के बारे में या क्रिया के बारे में क्या कहा है, या उदृढ़म समयति, या उदृढ़म समयति न अन्यम व्याधि करोति च सा क्रिया। तो क्रिया क्या है, आचार्य सुश्रुत ने क्रिया अर्थात चिकित्सा को डिफाइन किया है। यह उदृढ़म समयति अर्थात जो बढ़े, उदृढ़ मतलब होता है वृद्ध, उदृढ़ का मतलब क्या होता है, बढ़े हुए दोष। तो यह उदृढ़म, ये जो बढ़े हुए दोष है उनको शमन करना है, उनकी मात्रा को कम करना है। उदृढ़म समयति न अन्यम व्याधि करोति सा क्रिया न तू या व्याधिम हरंत्यम उदीरियेत। अर्थात सुश्रुत ने क्या बोला है, अर्थात जो बढ़े हुए दोषों का समन करे। क्रिया किसे कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने किस तरह से डिफाइन किया है, अर्थात जो बढ़े हुए दोषों का समन करे तथा अन्य व्याधि को उत्पन्न न करे। तो यहाँ दिया है उदृढ़म समयति अर्थात बढ़े हुए दोषों का समन करे, न अन्यम व्याधि करोति तथा अन्य व्याधि को भी उत्पन्न न करे। वही क्रिया है, वही चिकित्सा है। उसके बाद देखेंगे वही क्रिया है, वही चिकित्सा है, किंतु जो मूल रोग को नष्ट करे साथ ही साथ अन्य रोगों को भी उत्पन्न करे, वह क्रिया नहीं है। इसका मतलब आपने कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति एक रोग लेके आया, आपने औषधि दे दी, वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो वही उसकी चिकित्सा है, क्रिया। सुश्रुत यही कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति एक रोग लेके आया है, मान लीजिए आपने उसके एक रोग को, उस रोग को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके बदले में कोई दूसरा रोग उत्पन्न हो गया, दवा खाते खाते या मेडिसिन लेते लेते दूसरा रोग उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये क्रिया या चिकित्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही सुश्रुत बात कर रहे हैं, अर्थात जो बढ़े हुए दोषों का समन करे तथा अन्य व्याधि को उत्पन्न न करे, वही क्रिया था चिकित्सा है, किंतु जो मूल रोग को नष्ट न करे साथ ही साथ अन्य रोग को भी उत्पन्न करे, वो क्रिया नहीं है। आइए देखते हैं अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया काल के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिकित्सा के जो अवसर, क्रिया काल का मतलब चिकित्सा के अवसर के भेद। भेद का कहने का मतलब क्या है, भेद का मतलब प्रकार, या प्रकार का मतलब क्या है कि कितने स्टेजेस में, हम किस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आया है। मान लीजिए कि कोई फीवर की कंडीशन से उस पहले दिन अगर पेशेंट आ गया, तो आप सिंपली आप उसको जो भी उसको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देके आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब वो 4-5 दिन बिता के आया है, तो कहीं ना कहीं रोग अब थोड़ा सा जटिल हो गया है, थोड़ा सा वृद्ध हो गया है, जिसकी इस चक्कर में देखेंगे तो अलग अलग स्टेजेस पे पेशेंट आते हैं। वही चीज़ें बताई गई है कि किस स्टेजेस में पेशेंट आया है और हम किस स्टेज में उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो देख रहे हैं क्रिया काल के भेद। तो यहाँ सामान्यतः जो है भेद 3 और 6 भेद बोले गए हैं, लेकिन भेद का अर्थ क्या होता है, स्टेजेस। स्टेजेस मतलब किस स्टेज पे पेशेंट आया है। तो यहाँ देखेंगे चरक वाग्भट ने, जो आपको याद करना है, आचार्य चरक वाग्भट ने क्रिया काल के सिंपली 3 स्टेज या 3 भेद बोले हैं। कौन कौन से, चय, प्रकोप, प्रशमन। चय का मतलब होता है संचय, चय का मतलब संचय, कलेक्शन। प्रकोप, जब प्रकोप संचय हो जाएगा तो अपने स्थान से दोष बढ़ने लगेंगे, तो जहाँ संचय होगा तब कहीं दोष बढ़ेंगे, अर्थात प्रकोप होगा। और प्रशमन, चय, प्रकोप, प्रशमन, ये चरक और सुश्रुत, चरक और वाग्भट ने बोला है। आचार्य चरक और वाग्भट ने बोला है कि सामान्यतः जो दोष होते हैं हर एक ऋतु में अपने नॉर्मल स्टेज में सामान्यतः चय होगा, प्रकोप होगा, और सामान्यतः इन जनरल संचय हो जाएगा या समन हो जाता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सही मायने में जो क्रिया काल से संबंधित जो 6 भेद हैं वो बताए हैं। कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। सुश्रुत सूत्र 21 का देखेंगे कि संचयम च प्रकोपम च, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो व्यक्ति रोगाणाम स भवेद विषक। अर्थात क्या है
कि जो उन्होंने क्रियाकाल के 6 स्टेजेस बताए हैं या 6 भेद बताए हैं या 6 प्रकार बताए हैं, उसमें पहला पॉइंट है संचय। संचय दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रकार है, दूसरा स्टेज है प्रकोप, तीसरा स्टेज है प्रसर, चौथा स्टेज है स्थान संश्रय, पांचवा स्टेज है या भेद है व्यक्ति, और छठा भेद है भेद। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 6 स्टेजेस या 6 टाइप्स के क्रियाकाल के बारे में बात की गई है। अब हम लोग एक एक स्टेज के बारे में बात करेंगे कि क्या है संचय, क्या है प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। ये अलग अलग स्टेजेज हम लोग बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य क्रियाकाल, और सामान्य जो प्रथम जो क्रियाकाल होती है उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी जो 5 क्रियाकाल है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसको कंटिन्यू आप लोग देखेंगे। तो देखेंगे प्रथम क्रियाकाल को हम लोग क्या कहते हैं, संचय या चय बोलते हैं, चय या संचय। अब जो चय या संचय है इसको आचार्य वाग्भट ने बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है। तो देखेंगे अष्टांग हृदय ने क्या डिफाइन किया है चय या संचय को, कि चयो वृद्धि स्वधामनेव, अर्थात चय क्या है या संचय क्या है, स्वधामनेव मीन्स अपने स्थान में दोषों का वृद्ध होना या बढ़ना, अपने ही स्थान में दोषों का वृद्ध होना या बढ़ना क्या है, चय या संचय कहलाता है। अब ये अपने स्थान क्या है, अपने स्थान का मतलब, इससे पहले हम लोगों ने वात पित्त कफ के सामान्य स्थान के बारे में बात किया था। उस सामान्य स्थान में, वात का जो सामान्य स्थान है, उस सामान्य स्थान में जो दोष का बढ़ना, वात का बढ़ना, पित्त का बढ़ना, कफ का बढ़ना, ये आपका चय कहलाता है या संचय कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे दोषों की वृद्धि, अपने स्थान को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अपना स्थान मतलब दोषों का अलग अलग जो स्थान बताए गए, सामान्य स्थान, उस स्थान में उस दोष का बढ़ना। तो बढ़ने का क्या कारण है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग को कारण देखना है ना। चिकित्सक कैसे करते हैं, देखते हैं ना कि किस वजह से ये रोग हुआ है या किस कारण से ये दोष की वृद्धि हो रही है। जिसमें मान लीजिए वात दोष की वृद्धि हो रही है, आखिरकार कारण क्या है। तो दोषों की वृद्धि के कारण की बात की गई है। आचार्य चरक ने क्लियर कट बोला है, 4 कारण बोला है। किसी भी दोष की वृद्धि के 4 कारण होते हैं। अब उस 4 कारण में कौन सा कारण है, ये हम लोग को पेशेंट से के द्वारा पता करना होता है, पूछकर, हिस्ट्री लेकर। तो देखेंगे दोषों की वृद्धि के 4 कारण, हम लोग इसी तरह से नोट्स बनाएंगे और इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इन जनरल छोटे छोटे चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, इसको एज इट इज़, और सामने वाले समझ जाएगा कि आप बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं। देखेंगे दोषों की वृद्धि के 4 कारण कौन कौन से होते हैं। किसी भी दोष की वृद्धि के जो कारण होते हैं, देखेंगे असात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरे नंबर पे है प्रज्ञापराध, तीसरे नंबर पे है ऋतुओं के अनुसार जो दोष ऑटोमेटिक घटते बढ़ते हैं, और चौथा है वय दिन रात्रि के अनुसार। तो पहले नंबर पे देखेंगे जो असात्म इंद्रियार्थ संयोग। असात्म जैसे कहते हैं ना, असात्म्य, सात्म मतलब होता है कि जो हेल्पफुल, जो बेनिफिशियल हो। तो असात्म का मतलब होता है इंद्रियों का, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ, इंद्रियों का अपने विषय, अर्थ मतलब विषय, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, ये 3 कारण होते हैं। असात्म इंद्रिय संयोग में 3 कारण होते हैं जो कि रोग के कारण हैं। ये क्या है, ये 3 क्या है, रोग के कारण, रोग के कारण, रोगोत्पत्ति के 3 कारण होते हैं, अर्थात असात्म इंद्रिय संयोग में अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। लेकिन जो सम्यक योग होता है वो स्वास्थ्य का कारण होता है। तो हम लोग बात करते हैं ना 4 प्रकार के योग, अति योग, अयोग, मिथ्या योग, तीनों क्या होते हैं, रोग के कारण होते हैं। लेकिन जो आपका सम योग होता है, सम योग, चौथा होता है सम योग, जो कि इसकी वजह से स्वस्थ की कंडीशंस होती है, व्यक्ति निरोग रहता है, निरोगी होता है, निरोगी। ठीक है, तो 4 योग में से 3 योग जो है रोग के कारण होते हैं, एक सम योग होता है जो कि स्वस्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोगों ने असात्म इंद्रिय संयोग को डिफाइन कर दिया, इन शार्ट आप लोग भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। फिर देखेंगे दूसरा कारण है प्रज्ञापराध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रज्ञापराध। इसका श्लोक आप याद कर लीजिए, आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको
ये बखूबी हमेशा प्रश्न में आएगा और बार बार आपको इसको श्लोक को एग्ज़ाम में लिखना होता है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार इस प्रज्ञापराध पे कि प्रज्ञापराध क्या है। आपसे वाइवा में पूछा जाता है क्या है प्रज्ञापराध। तो यहाँ पर प्रज्ञापराध दो शब्दों से मिलकर बना, प्रज्ञा प्लस अपराध। अपराध का मतलब होता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, और प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, अर्थात बुद्धि का मतलब होता है जानबूझकर जो किया गया अपराध है। बुद्धि का मतलब ज्ञान, जो आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये काम, इसका परिणाम गलत होगा, तो भी आप काम करते हो, तो कहीं ना कहीं वही क्या है, वो प्रज्ञापराध है। अर्थात जानबूझकर जो अपराध किया जाता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो अपराध किया जाता है, उसको हम लोग प्रज्ञापराध कहते हैं। अब इसको प्रज्ञापराध को डिफाइन किया गया, देखेंगे। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, कर्म यत कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात्, सर्वदोष प्रकोपणम, चरक शारीर, पहले अध्याय का 12वां श्लोक है। रेफरेंस आपको याद रखना चाहिए कि ये शारीर स्थान के, चरक के शारीर स्थान का प्रथम जो चैप्टर होता है उसका श्लोक होता है। तो क्या है, धी धृति स्मृति, ये तीनों, चाहे धी हो, चाहे धृति हो, चाहे स्मृति हो, ये तीनों बुद्धि से संबंधित टर्म होते हैं। धी, धृति, स्मृति, ये तीनों बुद्धि अर्थात प्रज्ञा से संबंधित टर्म है। इनका विभ्रष्ट हो जाना, इनका क्या, नष्ट हो जाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपस में बात करते, कोई गलत काम हो जाता है, कोई इस तरह के काम हो जाते हैं, तो कहते हैं ना बुद्धि नष्ट हो गई थी मेरी, मति मार गई थी, अर्थात बुद्धि उल्टी हो गई थी। जैसे आप प्रश्न करके आते हो, एक बार दिमाग कहता है कि नहीं ये नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी दूसरा उसको ऑप्शन मारते हो, तो इसका मतलब कहते हैं ना एक बार दिमाग में आया था लेकिन जानबूझ के हमने गलत आंसर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धि का विभ्रष्ट हो जाना, बुद्धि का नष्ट हो जाना, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, कर्म यत कुरुते शुभम, इनके ही वजह से हम लोग अशुभ कर्म करते हैं। अर्थात जब बुद्धि का विभ्रष्ट होता है, नाश हो जाता है, तो हम लोग कर्म क्या करते हैं, अशुभ कर्म हम लोग से होता है। अशुभ कर्म होगा तो रोग उत्पन्न होंगे, जब शुभ कर्म होगा तो स्वस्थ की कंडीशंस होंगे। तो प्रज्ञापराधम तम विद्यात्, इसी को प्रज्ञापराध कहते हैं। उसके प्रज्ञापराध होने की वजह से, अर्थात धी धृति स्मृति विभ्रष्ट होने की वजह से जो अशुभ कर्म हो रहा है, उसकी क्या दुष्परिणाम क्या होगा, सर्वदोष प्रकोपणम। ऐसा नहीं कि प्रज्ञापराध होने से वात का प्रकोप होगा या पित्त का प्रकोप होगा या कफ का प्रकोप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एमसीक्यू में, आपके एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे उसमें पूछा जाएगा प्रज्ञापराध से कौन सा दोष प्रकोपित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञापराध से वात पित्त कफ अर्थात सभी दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट अलग से पॉइंट पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि जब हम लोगों ने चय के बारे में पढ़ा, संचय के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ ये देखा कि उसके कारण देखा, दोषों अपने स्थान में दोषों की वृद्धि देख लिया, उसमें साथ में इंद्रिय संयोग प्रज्ञापराध देख लिया। तीसरे नंबर पे देखेंगे ऋतुओं के अनुसार। तो ऋतु का मतलब होता है कि हर एक ऋतु में, जैसे इस समय वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में किसी दोष वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है और किसी दोष का संचय होगा, किसी का शमन होगा। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया चलती रहती है। अगर इस समय अगर हम वात प्रकोपक आहार विहार ले लेंगे तो हमारा वात प्रकोपित हो जाएगा। वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित रहता है, नॉर्मल स्टेज में प्रकोपित रहेगा, लेकिन अगर हम वात प्रकोपित आहार विहार ले लेंगे या वात प्रकोपक जो भी कर्म कर लेंगे, विरुद्ध कर्म कर लेंगे, तो हमारा वात प्रकोपित हो जाएगा, वातजन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि किस ऋतु में कौन सा दोष प्रकोपित है और कहीं ना कहीं उस तरह के कार्य नहीं करने हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में बोला गया है कि सर्वदोष प्रकोपक ऋतु है। इस ऋतु में क्या बोला गया है, जब ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो वहाँ बोला गया है कि इसमें जो भी आहार लेते, खान पान लेते हैं, उसमें शहद मिला कर लेना है। उसमें शहद, हर एक खान पान में शहद जरूर खाना है वर्षा ऋतु के केस में। ये ऋतु की बात हो गई। उस हिसाब से देखेंगे कि चौथा, वय दिन रात्रि के अनुसार। तो यहाँ देख रहे होंगे वय, वय का मतलब अवस्था। जैसे कोई बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होता है, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में सामान्यतः कफ दोष प्रकोपित रहता है, युवावस्था में पित्त दोष प्रकोपित होता है, वृद्धावस्था में वात दोष का प्रकोप होता है। तो बाल्यावस्था में अगर कफ प्रकोपक आहार विहार सेवन करेंगे तो ऑटोमेटिक कफजन्य रोग बाल्यावस्था में ज़्यादा होते हैं।
तो युवावस्था में पित्तजन रोग होते हैं और वृद्धावस्था में वातजन रोग ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से दिन रात्रि, दिन में जैसे कहते हैं दिन के प्रथम पहर में सुबह सुबह कफ का प्रकोप होता है और दोपहर में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त जो होता है अपने संचय में होता है या बढ़ा हुआ होता है, या जो शाम के समय वात का प्रकोप होता है या वात अपने वृद्ध अवस्था में होता है, तो उसी तरह रात्रि में होता है। तो ये हम लोगों ने दोषों की वृद्धि के 4 कारण देख लिए। अब देखते हैं दोषों के अगर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है। हम लोगों ने सामान्य देख लिया कि ये दोषों के कारण होते हैं, ये इसको संचय बोलते हैं, इसको चय बोलते हैं और इन कारणों से ये वृद्धि होती है। लेकिन पहचानने के कैसे कि वात प्रकोपित है कि पित्त दोष प्रकोपित है कि कफ दोष प्रकोपित है, तो संचय के पहचान देखेंगे। पहले स्टेज में जब पेशेंट आता है तो देखेंगे दोषों के संचय के लक्षण। सुश्रु सूत्र 21 में क्लियर कट बोला गया है, तत्व संचिता नाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्व कोष्ठता पीत अवभासता मंदोष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्यम च चय कारणम विद्वेषम लिंगानि भवन्ति। अर्थात कि अगर यहाँ देखेंगे स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता क्या है, ये वात संचय का लक्षण है। तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद कर लेंगे तो बेहतर है, आगे काम आएगा। तो यहाँ वात संचय में स्तब्धता मतलब होता है भारीपन, स्तब्धता मतलब होता है जकड़ाहट या भारीपन होता है। कोष्ठ में भारीपन व कोष्ठ का भरा भरा सा रहना, कोष्ठ में भारीपन व पूर्णता, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पूर्ण मतलब पूर्णता मतलब भरापन होना, भरा रहना, और स्तब्धता अर्थात भारीपन। पीत अवभासता, ये पीत अवभासता ये कहीं ना कहीं पित्त के संचय की कंडीशन बता रहा है। पित्त संचय का जो लक्षण है त्वचा नख नेत्र आदि में पीलापन, अर्थात पीत अवभासता मतलब कि शरीर का पीलापन होना। तो ये पित्त के संचय का लक्षण है कि त्वचा नख नेत्र आदि में पीलापन हो रहेगा। और देखेंगे कि कफ संचय के लक्षण में मंद उष्मता, अर्थात उसकी जठराग्नि मंद होगी, कोई भी चीज़ खाएगा बहुत अच्छे से पाचन नहीं होगा। तो मंद उष्मता अर्थात अग्नि की मंदता, अर्थात अग्नि मंदता का मतलब कोई भी चीज़ खा रहे हैं भारी चीज़ पाचन बिल्कुल नहीं होगा, या लघु भी चीज़ खा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं होगा। मंद उष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्यम, अंगों में भारीपन और आलस्य। गौरवम आलस्यम च अंगानाम अर्थात अंगों में शरीर में भारीपन और आलस्य, ये चीज़ें आपको कहने के दोस्तों के संचय के लक्षण। इन लक्षणों को अगर आपको याद है, उन लक्षणों के हिसाब से पेशेंट जो सामने आ रहा है, अगर संचय की अवस्था में आ रहा है तो आपसे पूछो कि क्या क्या दिक्कत है, तो ये लक्षणों में से जिस लक्षण को बताएगा उस हिसाब से हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो वात संचय, पित्त संचय, कफ संचय के लक्षणों के हिसाब से हम उसकी चिकित्सा करेंगे और बताएंगे आपको ये इन कारणों से रोग हुआ है और इस तरह से आप ठीक हो गए। ये प्रथम स्टेज है चिकित्सा का, यहाँ से चिकित्सा शुरू हो जाता है, अर्थात चिकित्सा का अवसर अपने प्रथम स्टेज पे हम लोगों ने संचय काल से शुरू किया। इस तरह से हम लोग का ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके प्रकोप, प्रसर, स्थान संसरण, व्यक्तावस्था और भेदावस्था के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।